एक मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज जो कि मेडिकली बेस्ड है और रिसर्चेस से भरपूर है, वो आज आप लोगों के बीच लेके आई हूँ। ये कोशिश रहेगी इस सेशन के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हार्ट के ऊपर आज दे सकूं। सेशन शुरू करने से पहले एक नोट है, एक जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि एक कॉन्डोलेंस का एक शोक समाचार के एक न्यूज है जो जो कि बहुत मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, कॉन्डोलेंस। तो वहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। तो आज का दिन समस्त आरसीएम परिवार के लिए बहुत ही कठिन दिन है, क्योंकि आज हमने श्रीमती सरोज जी को अलविदा किया है। आरसीएम परिवार और एपी ऑर्गेनिक्स परिवार, हमारी हेल्थ गार्ड टीम ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। आप सभी इस कठिन समय से निकलने, आप सभी को, उनके परिवार वालों को, उनके प्रियजनों को इस कठिन समय से निकलने की शक्ति मिले, क्षमता मिले, हौसला मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। सो दोस्तों, जब कोई अपना चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीती है ये हम शब्दों में बयां शायद नहीं कर सकते हैं, और ये इतना आसान भी नहीं होता है कि हम इस चीज को डिस्क्राइब कर पाए कि जब हमारा कोई प्रियजन हमसे बिछड़ जाता है तो किस तरीके की फीलिंग, किस तरीके की भावनाएं हमारे आसपास होती हैं। पर आज ये तथ्य है, ये फैक्ट है कि हर एक 30 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से अपनी जान खो रहा है। हार्ट अटैक की वजह से 90% भारतीय, जो जिन लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, वो 90% लोग डेथ को फेस कर रहे हैं। और हम उन 90% जो हार्ट अटैक है, जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हें हम रोक सकते हैं। यानी कि ये जो हार्ट अटैक से मौत या डेथ की जो स्थिति है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं कि आगे से अगर हम कुछ ऐसा करें, अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं, अपने हार्ट के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें, तो शायद किसी अपने को अपने परिवार से बिछड़ने के लिए हम रोक सकते हैं। ये जो किसी से बिछड़ने की जो व्यथा होती है, ये जो भारी एक बोझ, एक फीलिंग होती है, इससे हम शायद लोगों को रोक सकते हैं। तो इसी एक न्यूज, इसी एक कॉन्डोलेंस के साथ मैं आज का सेशन शुरू करूंगी, जो कि हमारा हार्ट डिजीजेस पर ही बेस्ड है। तो हार्ट, हम सब जानते हैं कि आज हम 5 लोगों को अगर दिन में मिलते हैं तो 5 में से 4 लोगों के मुंह से हम हार्ट डिजीजेस के बारे में सुन लेते हैं कि या तो उन्हें हार्ट डिजीज की शुरुआत हो रही है, या फिर उनके प्रियजन या उनके परिवार वालों को हार्ट की परेशानी हो रही है, हार्ट की दिक्कतें जो है वो डेवलप होती चली जा रही हैं। और हार्ट की स्थिति या हार्ट की बीमारी होने के लिए जो 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो 5 मेजर रिस्क फैक्टर जो कि रेड फ्लैग हैं, एक खतरे का संकेत है कि अगर इन 5 रिस्क फैक्टर में से कोई 3 या 5 रिस्क फैक्टर अगर आपको अपने प्रियजनों, अपने आसपास या खुद में भी अगर दिख रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उन रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज ना किया जाए और उन पे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम किया जाए। चाहे वो अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो नेचुरल सोल्यूशन के तहत, और अगर आप दवाइयों पे ऑलरेडी हैं तो दवाइयों के साथ साथ नेचुरल रेमेडीज जो है वो ली जा सकती हैं इन 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स के लिए। इन 5 रिस्क फैक्टर्स से बचाव में भी व्यक्ति जो है नेचुरल रेमेडीज को, या इन जो भी रेमेडीज हम आज सेशन में डिस्कस करेंगे, जो भी नेचुरल सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, वो एक हेल्दी व्यक्ति भी ले सकता है जिससे अभी हार्ट की कोई डिजीज नहीं है। ये 5 रिस्क फैक्टर अभी उसको नहीं दिख रहे हैं, तो इन रिस्क फैक्टर या हार्ट डिजीज के दायरे में व्यक्ति ना आए, उसके लिए भी इन सारी रेमेडीज और नेचुरल सोल्यूशन का हम उपयोग कर सकते हैं, उनको हम अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 5 मेजर फैक्टर्स की, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे वो 5 मेजर फैक्टर्स देख पा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, या जिसे हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं मेडिकल की भाषा में। दूसरा आता है हाई ब्लड शुगर।
जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और चौथा आता है स्ट्रेस एंजाइटी, जो आजकल बहुत ही कॉमन है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में। कोई एज ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी से घिरा हुआ है, और इसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं कि स्ट्रेस एंजाइटी आजकल किसको नहीं है, लेकिन ये अंदर से हमें, हमारे शरीर को खोखला करता है और हमें हार्ट डिजीज जैसी कंडीशन पे लेके जाता है। और पांचवा है इन्फ्लेमेशन, जो कि शायद इन पांचों रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर रिस्क फैक्टर है और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड रिस्क फैक्टर है। इन्फ्लेमेशन के बारे में हम में से अधिकतर लोगों को ना तो पता होता है कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है और इससे कितनी ज्यादा नुकसान हो सकती है, और जिन लोगों को पता भी है कि नाम से कि अच्छा इन्फ्लेमेशन कुछ होता भी है, वो इस इन्फ्लेमेशन के लिए कुछ करते नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इस इन्फ्लेमेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो आज हम डिटेल में इन पांचों रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे, कैसे नेचुरल तरीकों से इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ कुछ मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्चेस जो है इन सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स के बारे में वो भी समझेंगे, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स जो है, जो देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं हमारे, वो सब हमारे से जुड़े हैं, हेल्थ गार्ड गामा और रिजनॉल से जुड़े हैं, उन्होंने इन सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में क्या क्या बोला है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आता है डिसलिपिडीमिया, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। आप लोग अपनी स्क्रीन पे धमनी के अंदर का एक चित्र देख पा रहे हैं, जहां पे जो लाल कण है वो रक्त के कण है, और जो पीले कण आप देख पा रहे हैं वो है कोलेस्ट्रॉल के कण। अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही हमारे शरीर में होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से भी प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ जो हम भोजन खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, और वो हमारी बॉडी में, हमारे रक्त प्रवाह में रहता है। तो बचपन से ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, लेकिन 30 से 35 साल की उम्र के बाद ये जमाव इस स्थिति में आ जाता है कि हमें जरूरी रहता है कि हम इसका टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, और अगर ये बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद ये बढ़ने लगता है, और ये इस स्थिति तक बढ़ने लगता है कि हमारी बॉडी को नुकसान देने लगता है, बीमारियों को उत्पन्न करने लगता है। अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल की, तो अगर आप में से किसी ने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट यानी कि लिपिड प्रोफाइल कराया होता है, तो उसमें कई तरीके के लिपिड्स जो है वो मेंशन होते हैं, जैसे एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड। तो अगर उसमें अगर मैं बात करूं कैटेगरी डिवीजन की, तो एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो हानिकारक यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल ग्रुप में से आते हैं। वहीं एचडीएल जो है वो अच्छे ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल का लिपिड होता है, और हमारी बॉडी में जब बुरे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, तब ये रिस्क फैक्टर में आता है हार्ट डिजीजेस के, यानी कि इस स्थिति में हार्ट डिजीजेस उत्पन्न होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हैं धमनी का, या जिसे हम आर्टरी बोलते हैं। इसमें जो पीला पीला अवरोध आप लोग देख पा रहे हैं, जो बैरिकेटिंग की तरह लगा हुआ है या जो एक ब्लॉकेज की तरह है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 30 से 35 साल की उम्र के बाद जब इसका जमाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तो इस तरीके से धमनियों की दीवारों पे जमने लगता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, धमनी की दीवारों पे जो कोलेस्ट्रॉल चकत्ते जैसे बनाने लगती है और उसके जो प्रवाह है उसको संकीर्ण कर देती है, या फिर इस तरीके के ब्लॉकेज उत्पन्न कर देती है, जहां पे हम अक्सर सुनते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है, या नसों में ब्लॉकेज है, या हार्ट के वॉल में ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज किस चीज से बनते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, और इस तरीके से अवरोध पैदा करके ये हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा स्थिति तक पहुंचा देता है व्यक्ति को। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, अब
कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बढ़ जाता है लेकिन व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 30 से 35 वर्ष के बाद व्यक्ति हर 6 महीने या 1 साल में अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराता रहे, ताकि उसको पता रहे कि उसका बुरा कोलेस्ट्रॉल किस रेंज में चल रहा है और उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल किस रेंज में चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल की रेंज ही आपको इंडिकेटर देता है कि आपका हार्ट कितना स्वस्थ है और वो कितने खतरे से बचा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहें और अपने कोलेस्ट्रॉल को मेजर करते रहें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे पहला और मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट ब्लॉकेज का, आर्टरी ब्लॉकेज का, वॉल्व ब्लॉकेज का। और ये ब्लॉकेज ही हार्ट पर प्रेशर डालते हैं कि वो ज्यादा काम करे, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारी हो जाती है और हार्ट फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपके स्क्रीन पे जो एक रिसर्च आ रही है, अगर मैं इस रिसर्च स्टडी की बात करूं तो इसमें प्रूफ हुआ है कि हर एक 33 सेकेंड यानी कि 1 मिनट से भी कम, आधा मिनट के आसपास के समय में हमारे देश में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है हार्ट अटैक की वजह से। आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आंकड़े कितने भयावह हैं, जहां आप इमेजिन करें कि हर एक 33 सेकेंड में, हर 1 मिनट में 2 व्यक्ति अपनी जान गंवा रहे हैं हार्ट अटैक से। और ये सर्वे, ये रिसर्च आज से कई साल पुरानी है, 5 से 6 साल पुरानी है। तो आज के समय में ये आंकड़े कितने ज्यादा सीवियर तरीके से बढ़ चुके होंगे, यानी कि हार्ट अटैक कितना मेजर कंसर्न है आज हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे भारतीयों के लिए। बहुत जरूरी है कि हम इन हार्ट के स्वास्थ्य के लिए और हार्ट से रिलेटेड जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए आज ही से ही अपना जो एफर्ट्स हैं वो लगाने शुरू कर दे। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट की बात करूं, इस सर्वे की बात करूं, तो इसमें ये प्रूफ हुआ है कि 80% लगभग भारतीयों का लिपिड लेवल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है और उनमें से 72% लोगों का जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है यानी एचडीएल जो है वो अनुमानित लेवल से काफी ज्यादा कम है। अब अगर मैं बात करूं कोलेस्ट्रॉल के इलाज की, तो अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भारत में जो सबसे कॉमन दवाई यानी कि फार्मास्यूटिकल ड्रग दी जाती है या प्रिस्क्राइब की जाती है टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो है स्टेटिन। स्टेटिन एक ऐसी फार्मास्यूटिकल ड्रग है जो बहुत कॉमनली और बहुत वाइडली इंडिया में यूज की जा रही है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो स्टडी आ रही है, अगर स्टडी की माने तो स्टेटिन के अपने नोटेड साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि वेट लॉस या वेट गेन, नींद ना आना, मसल क्रैम्प, बीपी ड्रॉप हो जाना, बीपी बढ़ जाना, इस तरीके के कई सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो स्टेटिन के देखे गए हैं, जो कि इस आपकी स्क्रीन पे जो रिसर्च आ रही है उसमें प्रूफ हुए हैं। नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल। अब अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे नेचुरल रेमेडीज या नेचुरल सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं या बढ़ने ही नहीं दे सकते हैं, उसको नॉर्मल रख सकते हैं, उनमें से कुछ ऑप्शन है जिनमें सबसे पहले आता है चूजिंग द राइट कुकिंग ऑयल। हम सभी भोजन लेते हैं, बचपन से ही हम खाते हैं खाना, और वो खाना पका होता है कुकिंग ऑयल में। तो बहुत जरूरी है कि कुकिंग ऑयल का ठीक होना, हमारा राइट चॉइस कुकिंग ऑयल का बहुत जरूरी है होता है। या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने सनफ्लावर ऑयल बता दिया, उन्होंने वो खा लिया, कभी किसी ने सोयाबीन ऑयल बता दिया, वो खा लिया, कभी किसी ने कुछ बता दिया तो वो खा लिया। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। बहुत जरूरी है कि हम वो कुकिंग ऑयल यूज करें जो कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल हम अगर कुकिंग ऑयल में यूज करेंगे तो हमारी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। सेकेंड, फूड रिच इन सॉल्यूबल फाइबर्स। वो फूड
जिनमें फाइबर्स हो, जैसे कि बीन्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, ऐसे चीजों के सेवन से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो सकता है। तीसरा है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में एक ऐसा नेचुरल सोल्यूशन है कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे कि एक्सरसाइज, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल वीएलडीएल की मात्रा को नेचुरल तरीके से घटाता है, उसको कम करता है। चौथा और सबसे इफेक्टिव नेचुरल सॉल्यूशन है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल कंप्लीटली नेचुरल और सेफ है ह्यूमंस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट चावल की भूरी परत, पूरे चावल की पूरे छिलके से मिलता है गामा ओरिजिनॉल, और ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर मैं बात करूं स्टेटिन वर्सेस गामा ओरिजिनॉल की, तो आपके स्क्रीन पे जो एक रिसर्च आ रही है उसकी माने तो गामा ओरिजिनॉल हैज एन इक्विवेलेंट एफिकेसी एज अ लिपिड कंट्रोल एजेंट, यानी कि स्टेटिन जो कि डॉक्टरों का प्रिस्क्राइब एक दवाई है, उतनी ही क्षमता है जितनी क्षमता गामा ओरिजिनॉल यानी कि दोनों की क्षमता जो है वो कंट्रोल करने की। लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल क्योंकि बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वही स्टेटिन के तो अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाए वो हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि फार्मास्यूटिकल ड्रग से नेचुरल सॉल्यूशंस जो है वो कितने ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे कई सारी हृदय पे जो इफेक्ट है यानी कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट जो है वो देखे जा रहे हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोसिस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है, ऐसी कई सारी जो हृदय से रिलेटेड प्राण घातक बीमारियां हैं, वहां पे गामा ओरिजिनॉल जो है वो इफेक्ट करता है। और उनके रिसर्चेस आप लोग अपने स्क्रीन पे उसके रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंटी लिपिडेमिक इफेक्ट ऑफ गामा ओरिजिनॉल। एंटी लिपिडेमिक मतलब कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला इफेक्ट, बढ़े हुए लिपिड को कम करने वाला या डिसलिपिडीमिया के खिलाफ काम करने वाला जो इफेक्ट है वो गामा ओरिजिनॉल में पाया जाता है। ऐसे ही कई सारे रिसर्चेस और कई सारी स्टडीज आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और खुद ये चीज समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। जापान में 1962 से लाइसेंस्ड ड्रग की तरह यूज किया जा रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल डिजीज, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेश फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो वहां पे सदियों से नेचुरल रेमेडीज का यूज किया जा रहा है और लगभग एक दशक से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लड में लिपिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए। भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल की इन सभी क्षमताओं को पहचाना है, जाना है, समझा है और इसीलिए भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को एक अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भी दिया है। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट की, तो आप लोग की स्क्रीन पे डॉक्टर नीरज की एक फोटो आ रही है। ये एक कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय के स्पेशलिस्ट हैं मैक्स अस्पताल गुड़गांव के। उन्होंने भी अपने एक वीडियो स्टेटमेंट में ये बताया है कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करता है। इस वीडियो को आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और साथ ही कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड आपके कोई जानकार है, आपके फैमिली मेंबर है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सेकेंड मेजर रिस्क फैक्टर की अगर बात करूं तो वो है हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज। हम सभी अमूमन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के बारे में जानते ही हैं और अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो भारत डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इतनी तेजी से डायबिटीज के मरीज भारत में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो शायद ही कोई घर और कोई परिवार डायबिटीज के
पेशेंट से बचा हुआ है। हर कोई हमारे आसपास जो है वो डायबिटीज का शिकार होता चला जा रहा है, और ये डायबिटीज अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो हमें इंसुलिन जैसी इंजेक्शन पे भी निर्भर रहना पड़ जाता है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हार्ट डिजीजेस में या हार्ट अटैक में, क्योंकि ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है। डायबिटीज ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स जो है धीरे 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 जो है हमारे शरीर के मेजर ऑर्गन्स जिसमें से हार्ट एक आता है, उसे खोखला बनाता जाता है। खोखला बनाता जाता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी को कम करता जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट की डिजीजेस जो है वो व्यक्ति को हो जाती है। अगर मैं बात करूं नेचुरल सॉल्यूशन की, कि ऐसे कौन से नेचुरल रेमेडीज हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस हैं, नेचुरल वेज हैं जिनके द्वारा हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या डायबिटीज होने से खुद को रोक सकते हैं, वो जिसमें सबसे पहले आता है एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर मैं बात करूं कौन सी एक्सरसाइज, तो हम थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वॉक की अगर बात करूं तो शायद 99% डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो है वो पैदल चलने के लिए बोलते हैं या वॉक करने के लिए बोलते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप 10 से 15 मिनट रोज वॉक करिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से या बेसिकली जो इसका मोटिव होता है फिजिकल एक्टिविटी, उससे कई सारे केमिकल्स और कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो सेल्फ हीलिंग होते हैं। सेल्फ हीलिंग मतलब कि उनमें इतनी क्षमता होती है कि शरीर में किसी भी तरीके की अगर बीमारी है तो उसके खिलाफ लड़ सके। तो इन हार्मोन्स और इन केमिकल्स को रिलीज करने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति एक्सरसाइज करे, फिजिकली एक्टिव रहे। वहीं अगर मैं खान पान की बात करूं तो खान पान में आप जिसे हम कहते हैं गेहूं या कनक का जो आटा है, उसकी जगह हम बार्ले यानी बाजरे या ज्वार का या नाचनी रोटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लेंटिल्स यानी कि होल ग्रेन्स दाल, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज के केस में हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम कर सकते हैं। एंड गामा ओरिजिनॉल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव नेचुरल वे है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इस गामा ओरिजिनॉल का हम नियमित रूप से लंबे समय तक अगर हम सेवन कर रहे हैं तो ये इफेक्टिवली हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और जैसे ही हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है, हम अपने आप को प्रिवेंट कर देते हैं हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस से। वहीं अगर हमारे शुगर मीटर जो है वो रेड की तरफ जाता है यानी कि खतरे के निशान पे जाता है, हम तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के लिए। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट्स की, तो डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार जो कि एक और नई दिल्ली के एक्सपर्ट डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के, उन्होंने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये समझाया है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हर तरह की डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों ही तरीके की डायबिटीज को कैसे गामा ओरिजिनॉल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो कैसे हम अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं, बचा के रख सकते हैं कि फ्यूचर में हमें उस डायबिटीज के खतरे में ना जाना पड़े। इनके डॉक्टर नाबाजीत के वीडियो को भी आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा के चैनल पे देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने कितना बेहतरीन कोरिलेशन डायबिटीज, हार्ट और गामा ओरिजिनॉल का जो है वो समझाया है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ गामा ओरिजिनॉल, आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम एक साइंटिफिक रिसर्चेस, मेडिकल प्रूफ देखेंगे जहां पे ये प्रूफ हुआ है, जहां पे ये पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती हैं। गामा ओरिजिनॉल में बहुत बेहतरीन तरीके से ये इफेक्ट पाए गए हैं कि डायबिटीज की वजह से जिस भी तरीके की हमारी बॉडी में दिक्कत होती है, जैसे अक्सर सुना होगा डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी डायबिटीज की वजह से किडनी में परेशानी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक लोगों की आंखों में परेशानी, इस तरीके से जितनी भी डैमेज डायबिटीज की वजह से बॉडी में होते हैं उन सभी पे इफेक्ट डालता है गामा ओरिजिनॉल। और ये इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग अलग अलग रिसर्चेस में इनके इफेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पैनक्रियाटिक बीटा सेल, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज जो है वो व्यक्ति को होती है। तो ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पर काम करता है, और जो भी प्रॉब्लम
इन बीटा सेल्स में हुई है, जिसकी वजह से हमारे ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है, इंसुलिन इम्बैलेंस हो रहा है, उसको ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो भी डिस्ट्रक्शन डायबिटीज की वजह से हुआ है उसको रिपेयर करने में ये मदद करता है। इस तरीके से कई सारी रिसर्चेस, कई सारे मेडिकल स्टडीज जो है वो लोग आप देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक अंग पे जो डायबिटीज का इफेक्ट है उस पर गामा ओरिजिनल काम करता है और उसके रिवर्सल पे काम करता है। आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। जो एक फ्लक्चुएशन की स्थिति आ जाती है कि डायबिटीज जो है कभी एकदम बढ़ जा रही है, कभी नील हो जा रही है, व्यक्ति फेंट हो जाता है, समझ नहीं आता है ये फ्लक्चुएशन में हम क्या करें, कभी कभी दवाइयां भी उस पर काम नहीं करती हैं। इस फ्लक्चुएशन की स्थिति में भी गामा ओरिजिनल जो है वो काम करता है और फ्लक्चुएशन पे काम करके बैलेंस करने की कोशिश करता है कि एक नॉर्मल रेंज में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बना रहे। ऐसी कई सारी रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि गामा ओरिजिनल में एंटी डायबिटिक एक्टिविटी होती है और अगर आप लंबे समय तक खाएंगे गामा ओरिजिनल को तो आप अपने डायबिटीज को टाइम टू टाइम अगर चेक करेंगे, आप देख पाएंगे कि कितना इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो आपको अपने टेस्ट में दिखेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन, तो ब्लड प्रेशर जो है वो यूजुअली 2 रीडिंग्स में आता है, जिसे हम आम भाषा में ऊपर का ब्लड प्रेशर या नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 120 से 130, 135, 140 तक भी कभी कभी नॉर्मल ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और नीचे का 70 से 90 तक के बीच में जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पाया जाता है। इससे ज्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लंबे समय तक अगर आपको है तब आप ब्लड प्रेशर के मरीज जो है या आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी जो है वो कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी फ्लक्चुएट होता है तो आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी है। अगर परसिस्टेंटली लंबे समय तक आपको है तब आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। ब्लड प्रेशर कितना घातक है आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 3 मेजर साइड इफेक्ट है हाई ब्लड प्रेशर के। हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, हार्ट स्ट्रोक भी होता है। तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत ही ज्यादा मेजर रेड फ्लैग है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर मैं बात करूं नेचुरल सोल्यूशन की कि हाइपरटेंशन को यानी हाई ब्लड प्रेशर को आप नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है लेस सॉल्ट। हमें सोडियम की मात्रा को कम लेना है अपने भोजन में, यानी कि नमक को कम से कम लेना है। अगर हमारा वेट बढ़ा हुआ है तो हमें वेट लॉस की तरफ काम करना है। साथ ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पांचों में जो रिस्क फैक्टर में आपको कॉमन मिलेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में कुछ अच्छे ग्रुप ऑफ केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि अंदरूनी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करते हैं और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी की कोई भी बीमारी में लड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल कंप्लीटली सेफ है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये एक नेचुरल सॉल्यूशन, नेचुरल रेमेडी है जो आपको एक्सीलेंट और वंडरफुल रिजल्ट देती है अगर आप किसी भी बीमारी को, स्पेशली हाइपरटेंशन में यानी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में ले रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं रिसर्चेस की, आपके स्क्रीन पे कुछ रिसर्चेस जो है वो शो हो रहे हैं। अगर उनकी माने तो गामा ओरिजिनॉल के लंबे समय तक सेवन करने से ये आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर का कुछ लोगों को फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन पे भी काम करता है और नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करता है। एक स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि राइस ब्रैन यानी कि चावल की पूरे छिलके से निकलने वाले इस पाउडर, जिसे हम गामा ओरिजिनॉल कहते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्षमता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करता है, आपके लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी डायबिटीज पे भी उतनी ही क्षमता से काम करके इन तीनों स्थितियों में व्यक्ति को बेहतर स्थिति देता है। अब अगर मैं बात करूं कुछ क्लिनिकल रिसर्चेस की, तो अगर मैं बात करूं क्लिनिकल ट्रायल्स की, क्लिनिकल ट्रायल्स वो ट्रायल्स होते हैं जो मनुष्यों के ऊपर की जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है को सिलेक्ट किया जाता है और वहां पर को दिया जाता है और गामा ओरिजिनॉल को देने के बाद
इन क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों के हाइपरटेंशन जो है वो गामा ओरिजिनॉल से क्योर हुए हैं, क्योरेटिव इफेक्ट जो है वो देखे गए हैं। ऐसे कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग ग्रुप, कभी 41, 40, 42, 100, 150 लोगों के ग्रुप में गामा ओरिजिनॉल का जो है वो सेवन कराया गया था, और उसके बाद उनके टेस्ट करा के देखा गया कि किस तरीके से उनके ब्लड प्रेशरों को कंट्रोल किया गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हुए हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट की, तो डॉक्टर शैलेश साय जो कि एक सीनियर डॉक्टर है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उन्होंने भी अपने वीडियो स्टेटमेंट में बताया है कि कैसे ब्लड प्रेशर पे गामा ओरिजिनॉल इफेक्ट करता है और कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर हम अपना स्वस्थ हृदय चाहते हैं, अगर हम हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड परेशानियों से बचना चाहते हैं। डॉक्टर शैलेश सहाय की भी पूरी वीडियो आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चौथा और इम्पोर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। आज हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और हमारी जिंदगी में हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस जब एक लेवल और ऊपर बढ़ जाता है तब ये एंजाइटी बनता है, और ये इससे भी ज्यादा ऊपर लेवल पे चला जाता है तब डिप्रेशन की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। तो बहुत जरूरी है कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की स्थिति से बाहर निकले, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बीमारी का कारक है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन खुद में ही एक बीमारी है, और साथ ही साथ ये बहुत सारी और बड़ी बड़ी बीमारियों का रास्ता खोलने का काम करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, आप अंडर द स्ट्रेस जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में न्योता दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम खुद से कोशिश करें कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति से आगे निकले। तो अगर मैं नेचुरल सोल्यूशन या नेचुरल रेमेडी की बात करूं, तो सबसे पहले आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया करना, हमें किसी का शुक्रगुजार होना। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर हम रोजाना ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, और हम उस पॉजिटिविटी से स्ट्रेस और एंजाइटी को मात दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रैटिट्यूड करने की, तो हम दिन में 5 या 10 मिनट निकाल के सिर्फ आंख बंद करके एक शुक्रगुजार हो सकते हैं, शुक्रिया कह सकते हैं उस शक्ति को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं कि आज मैं स्वस्थ रहा, या आज मेरी सुबह जो थी वो एक स्वस्थ सुबह थी, आज मेरे परिवार जो है वो स्वस्थ है, या किसी भी चीज का आप ग्रैटिट्यूड जो है शुक्रगुजार आप हो सकते हैं। और आप ये महसूस करेंगे कि अगर आप 15-20 दिन ये चीज लगातार कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव होप आप अपनी जीवन में देख पाएंगे। और अगर उससे ज्यादा आप समय निकाल सकते हैं 15-20 मिनट का, तो आप डायरी में, हमें कहूंगी कि अगर स्ट्रेस से मुक्त रहना है तो कुछ ना कुछ लिखते जरूर रहना है। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा नहीं, 4 लाइन अपने रोजमर्रा की आप लिख सकते हैं। 4 लाइन पॉजिटिव लाइन जो आज आपके साथ हुआ है, चाहे वो आपने कुछ सीखा हो, चाहे आपने कुछ अच्छा किया हो, अच्छा कुछ पढ़ा हो, या अच्छा कुछ समझा हो, आप वो 4 पॉजिटिव चीजें जो है अपने डायरी में लिख के भी ग्रैटिट्यूड जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है माँ प्रकृति के पास रहना। प्रकृति अपने आप में हीलिंग इफेक्ट रखती है। आप जितना ज्यादा प्रकृति के करीब रहेंगे, प्रकृति के आसपास रहेंगे, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव और हीलिंग जैसा फील होगा। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आपके आसपास कोई पार्क हो जहाँ हरियाली ज्यादा हो, या कोई ऐसी रोड हो जहाँ पेड़ वेड़ ज्यादा हो, भीड़ भाड़ कम हो, वहां 5-10 मिनट की वॉक लीजिए, वहां बैठिए, 5-10 मिनट गहरी सांस लीजिए आंख बंद करके, और प्रकृति को महसूस करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है योगा। योगा हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक होलिस्टिक अप्रोच है स्वस्थ जीवन के लिए। ये हमारी शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही क्षमताओं को बढ़ाता है और हमें शांत और एक कामनेस जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट वॉकिंग। वॉकिंग हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत के लिए बहुत ही कारगर है। वॉकिंग करने से हमारी ऑल ओवर फिजिकल एक्टिविटी रहती है, जिससे कि हम स्वस्थ और एनर्जेटिक जो है वो महसूस करते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं कि ये नेचुरल वेज क्यों लेने हैं जब हर चीज की दवाई आती है, तो क्यों हम चलें, क्यों हम प्रकृति के पास जाएं जब हम हर चीज की दवाई ले सकते हैं। तो ये दवाई लेने से आप पेड़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन पेड़ की जड़ को नहीं। तो अगर हमें कोई चीज जड़ से ठीक करनी है, अगर हमें जड़ से किसी चीज का खात्मा करना है, अपने स्वास्थ्य में कुछ
जड़ से बदलाव करना है तो हमें ऊपर ऊपर की चीजें नहीं, हमें सिर्फ ऊपर के सूखे पत्ते हटाने से काम नहीं चलेगा। तो बहुत जरूरी है कि नेचुरल वेज, अगर आपको किसी बीमारी में दवाइयां भी चल रही है, कोर्स भी चल रहा है, तो उसके साथ भी आप नेचुरल वेज का इस्तेमाल करें, नेचुरल सोल्यूशन पे आए, ताकि जड़ से रूट कॉजेज जो है उन पर आप काम कर सकें। और ये जो दवाइयां अक्सर हम लेते हैं इसलिए कि हम नेचुरल वेज में नहीं बिलीव करते या फिर वो ज्यादा शॉर्टकट होता है, उन दवाइयों के अपने खुद के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कि सिर दर्द की दवाई खाई है, सिर दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन पेट दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द की दवाई खाई है, पैर में दर्द शुरू हो गया। तो इस तरीके के कई सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर हम चाहते हैं कि दवाइयों पे जो हमारी निर्भरता है वो अगर खत्म हो, तो बहुत जरूरी है कि जो नेचुरल वेज है उसकी तरफ हम जाएं, और नेचुरली जो जो सप्लीमेंट्स, जो जो चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि गामा ओरिजिनॉल है, उसके साथ साथ आपके खान पान में थोड़ा चेंज है, एक्सरसाइज है, उस पर हम ज्यादा जोर दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग रन में आपको हेल्दी बनाएगा, लॉन्ग रन में आपकी बीमारी पे काम करेगा। गामा ओरिजिनॉल एंड एंटी स्ट्रेस एजेंट। आप अपनी स्क्रीन पे जापान का एक ड्रग प्रोफाइल देख पा रहे हैं, जहां पे इसकी एफिकेसी को एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह लिया गया है। आपके स्क्रीन पे एक रिसर्च आ रही है, अगर उसकी माने तो गामा ओरिजिनॉल में फेरुलिक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही पोटेंशियल एंटी स्ट्रेस एजेंट जो है वो देखा गया है। यानी कि गामा ओरिजिनॉल का अगर आप सेवन नियमित रूप से कर रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव जो थॉट्स हैं, डिप्रेसिव जो लाइफस्टाइल है, कंडीशन है, जो विचार है, उन पर भी ये काम करता है, और आपकी स्लीपिंग पैटर्न पे काम करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारी नींद भी पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है, और नींद को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन नींद ना पूरी होने की वजह से भी हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे उसका प्रभाव जो है स्वभाव पड़ता है, और धीरे धीरे अगर लंबे समय से हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो ये बीमारियों को भी उत्पन्न करने लगती है। तो स्लीप पे, अपने स्लीप पैटर्न पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गामा ओरिजिनॉल के नियमित रूप से सेवन पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक रिसर्च देख पा रहे हैं, जहां पे ये प्रूफ हुआ है, राइस ब्रैन यानी चावल की भूरी परत से मिलने वाला ये गामा ओरिजिनॉल में स्लीप प्रमोटिंग इफेक्ट जो है वो पाए जाते हैं। स्लीप प्रमोटिंग इफेक्ट मतलब कि अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, जैसे इंसोमिया होता है, जहां पे महीनों से, सालों से व्यक्ति को नेचुरल तरीके से खुद ब खुद नींद नहीं आई है, या फिर स्लीप डेप्रीवेशन, एक ऐसी स्थिति जहां पे आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती है, आप लेटने के बाद भी 3-4 घंटे तक जगते रहते हैं, नींद भी आती है तो ऐसी आती है कि जरा सी खटक से भी आपकी नींद खुल जाती है। ऐसी स्लीप डेप्रीवेशन की स्थिति में भी आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल के सेवन से ये जितने भी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, ये उसको ठीक करता है, आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, मजबूत बनाता है, और आपको गहरी और अच्छी नींद 7 घंटे की, 8 घंटे की देने में ये मदद करता है। आपको कुछ भी कोशिश करने की या फोर्सफुली खुद को सुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नेचुरली आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करेगा और आपको नींद आएगी। और साथ ही साथ ये पोटेंशियल एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड की तरह भी काम करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को माइल्ड, मॉडरेट या उससे ज्यादा सीवियर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो भी आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स जो है वो मिलेंगे। अगर मैं बात करूं क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो एक ये क्लिनिकल ट्रायल आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां पे 62 पेशेंट्स जो हैं वो लिए गए थे, जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड कुछ परेशानी थी, जिसकी वजह से उन्हें एंजाइटी थी, स्ट्रेस थी, और वो हॉस्पिटलाइज भी रह चुके थे। इन केसेस को गामा ओरिजिनॉल दिया गया एक लंबे समय तक, और उसके बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो देखा गया उनके एंजाइटी पर, उनके ब्रेन पे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक्सीलेंट वंडरफुल रिजल्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। तो ऐसे कई सारे क्लिनिकल रिसर्चेस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और देख सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल में कितनी ज्यादा एबिलिटी, कितनी ज्यादा क्षमता है हर एक बॉडी पार्ट पे काम करने के लिए। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट की, तो डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, जो कि गुड़गांव की एक और एक एक्सपर्ट सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने भी अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये बात कही है कि गामा ओरिजिनॉल के सेवन से आप स्लीप इंड्यूस कर सकते हैं, नेचुरल स्लीपिंग एड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे लक्षणों पे काम करके आपको मेजर रिस्क फैक्टर से बचाता है। लास्ट
मेजर रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है इन्फ्लेमेशन। अगर मैं सिंपलर भाषा में बोलूं तो इन्फ्लेमेशन को हम आम भाषा में बोलते हैं सूजन आना। और हमें अक्सर लगता है कि सूजन तो सिर्फ ऊपर से हम देख पा रहे हैं, हाथ में चोट लग गई, हाथ पे सूजन आ गया, पैर में चोट लग गई, मुंह पे सूजन आ गई, तो जो हम देख पा रहे हैं सूजन सिर्फ वही सूजन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही हो सकती है। और ये इन्फ्लेमेशन सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर या मैं कहूँ सबसे मेजर फैक्टर है हार्ट अटैक का। हम अक्सर पिछले कुछ टाइम से सुन रहे हैं 40-35 साल के व्यक्ति, स्पेशली जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, चर्चित हस्तियां हैं, इतनी कम उम्र में इन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ये बिल्कुल हेल्दी थे। मैम एक बार आप फिर से शेयर करें प्लीज। तो कई बार हम सुनते हैं कि बहुत यंग लोग थे, बहुत हेल्दी थे, प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं थी हार्ट की या किसी भी बीमारी की, लेकिन अचानक से एक दिन हार्ट अटैक आ गया और वो उनकी डेथ हो गई। इनके पीछे, इन केसेस के पीछे जो मेजर फैक्टर होता है वो है ये इन्फ्लेमेशन या ये इंटरनल सूजन, जो शरीर के अंदर की सूजन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को इन्फ्लेमेशन के बारे में पता नहीं होता है, और अगर पता भी होता है तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं, उसको इतना रिस्क फैक्टर नहीं लेते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है या हमारी जान भी जा सकती है इस इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इस पे भी हमें काम करना बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे बदलाव करके ये समझ सकते हैं कि कैसे हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर पाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्लांट बेस्ड डाइट लेना। अक्सर जो लोग नॉनवेज लेते हैं या एक्सट्रीमली सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाने पे ही डिपेंड रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो भी नॉन वेजिटेरियन मीट होता है, चाहे वो व्हाइट मीट हो चाहे वो रेड मीट हो, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है वो इंड्यूस करता है। इसीलिए हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट में बैलेंस करके चलना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया है नॉन वेजिटेरियन की तरफ। नॉन वेजिटेरियन मीट्स चाहे आप कितना भी साफ, कितना भी कुक करके बनाएं, उसमें टेंडेंसी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके इंटरनल इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करने की। तो कुछ कुछ समय में ब्रेक लें, प्लांट बेस्ड डाइट पे थोड़ा फोकस ज्यादा करें, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करने में मदद करती है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग की कोशिश करें, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद खाना ना खाने की कोशिश करें। अपना डिनर जो है वो 7:30-8 के बीच में खाने की कोशिश करें, और 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। 8 बजे के बाद खाया हुआ कोई भी भोजन जो है वो बॉडी में ठीक तरीके से पच नहीं पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। तो कोशिश करें कि अपना डिनर, अपना आखिरी मील जो है वो 8 बजे के आसपास जो है रैप अप करें, और फिर अगली मॉर्निंग में खाएं। तो जो टाइम आपकी बॉडी को मिलता है जिसमें हम कुछ खाते नहीं है, उस टाइम पीरियड को इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं, और वो टाइम पीरियड जो है वहां बॉडी अपने आप सेल्फ हीलिंग करती है और इस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने पे काम करती है। स्लीप, जैसे कि मैंने बोला था कि नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नींद पे काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम गहरी, अच्छी, प्रॉपर 7 घंटे की नींद लें। कभी कभार का ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन अगर हम नींद पूरी ले रहे हैं तो ये इन्फ्लेमेशन के खतरे को रोकता है। अगर हम नींद पूरी नहीं ले रहे हैं या गहरी नींद नहीं आ रही है, अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर सकता है। एक्सरसाइज अगेन एक रिपीटेड फैक्टर है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सरसाइज करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हमारी बॉडी में जो अंदर का इंटरनल इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। स्ट्रेस की वजह से कई सारे हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिसमें से एक है कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन। ये दो एक ऐसे हार्मोन है जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने स्ट्रेस पे काम करना है, अपने कोपिंग पे काम करना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस को कम करने के तरीके मैंने बताए थे, ग्रैटिट्यूड, योगा, मेडिटेशन, नेचर। इसके अलावा खुद भी ढूंढना है कि मैं ऐसा क्या करता हूँ कि स्ट्रेस कम हो।
तो उन कारणों पे काम करना है और स्ट्रेस को कम करना है। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट्स की, तो डॉक्टर संजय चुग जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के, उन्होंने भी अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये बताया था कि कैसे इन्फ्लेमेशन जो है वो हार्ट अटैक में रोल प्ले करता है, और इन्फ्लेमेशन और हार्ट की डिजीजेस को कैसे हम गामा ओरिजिनॉल की इस्तेमाल से कम कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। इन्फ्लेमेशन से सिर्फ हार्ट की ही नहीं, बहुत सारी घातक बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती हैं, चाहे वो पल्मोनरी डिजीज यानी कि लंग से रिलेटेड हो, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑर्थराइटिस। अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों के जोड़ में, घुटने में, कमर में दर्द रह ही रहा है बिना किसी रीजन से, टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा है लेकिन दर्द तो बना ही हुआ है। ये दर्द होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस यानी ब्रेन से रिलेटेड, कार्डियक डिजीजेस हार्ट से रिलेटेड, कैंसर, ऐसी कई सारी स्थितियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे कई सारी रिसर्चेस देख पा रहे हैं जहां पे प्रूफ हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी इन्फ्लेमेटरी या प्रो इन्फ्लेमेटरी जो है वो मार्कर्स पाए जाते हैं, इफेक्ट्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेस पे काम करते हैं, ऑक्सीडेशन से निकलने वाले फ्री रेडिकल्स पे काम करता है, और किसी भी तरीके की एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पे काम करके ये उस सूजन को पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से ठीक करता है। अगर आप गामा ओरिजिनॉल को लंबे समय तक ले रहे हैं, तो अगर वो आपके शरीर के ऊपर की सूजन है, दर्द है, ऐसा दर्द है किसी अंग में, हाथ में, पैरों में, कमर में, जोड़ों में, कि वो टेस्ट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, आप पेन किलर पे पेन किलर लिए जा रहे हैं, तो आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इन्फ्लेमेशन को, उस जगह की इन्फ्लेमेशन पे काम करके उस स्थिति को ये बेहतर बनाएगा। आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देख पा रहे हैं। सो नेचुरल सोल्यूशन फॉर हार्ट डिजीज, चाहे वो पांचों मेजर रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, इन पांचों रिस्क फैक्टर का जो नेचुरल सोल्यूशन है हार्ट के लिए वो है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल सिर्फ एक न्यूट्रोस्यूटिकल है, एक कैप्सूल है, एक चमत्कारी प्रोडक्ट है जिससे आप इन सारे रिस्क फैक्टर प्लस हार्ट डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी बीमारी है तो उसको हम बेहतर बना सकते हैं।